जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बेलगाम बस ने पेड़ के नीचे बैठे लोगों को रौंदा। घटना में एक की मौत, 3 घायल। गुस्साई भीड़ ने बस में की तोड़फोड़। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर कर्तव्य की बलिवेदी पर प्राणों की न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि। भारी पुलिस के बीच कटंगी में अतिक्रमण पर चली जेसीबी। 50 वर्ष पुराने तोड़े गए जर्जर मकान और दुकान। लालबर्रा में नहीं थम रही लोगों से ऑनलाइन ठगी की घटना। 2 दिन में 2 लोगों के खाते से निकले 3.5 लाख रुपए। जुआरियों पर कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही। सरेखा में जुआ खेलते 56,000 सहित 11 जुआरी गिरफ्तार। दाखिले के दौड़ में दिखा जमकर कंपटीशन। 2 घंटे में भर गई जटासंग त्रिवेदी महाविद्यालय में बढ़ी हुई 30% सीट। कटंगी शहर के सिनेमा चौक से लेकर बस स्टैंड के बीच नजुल की भूमि के अतिक्रमण और 50 साल पुरानी जर्जर इमारतें जिनसे हादसे की संभावना बनी हुई है, उन अतिक्रमण और इमारतों को ध्वस्त करने की प्रशासनिक कार्रवाई गुरुवार की सुबह से शुरू की गई। आपको बताएं कि सिनेमा चौक में नजुल की भूमि पर स्थित दुकानें शहर के भीतर सड़क के साथ बनने वाले डिवाइडर निर्माण कार्य में बाधक बन रही थी, जिसके चलते प्रशासन द्वारा यह कार्यवाही की गई। इस दौरान एसडीएम रोहित बमोरे के साथ ही कटंगी तिरोड़ी तहसीलदार, एमपीआरडीसी प्रबंधक दीपक आड़े सहित कटंगी तिरोड़ी रामपायली और खैरलांजी थाने का पुलिस बल मौके पर मौजूद है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। बुधवार की देर शाम नोटिस मिलने के बाद कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली कर दी थी। वहीं जिन दुकानदारों ने दुकानें खाली नहीं की थी, उन्हें आज जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मंदिरों को भी हटाया गया। इस दौरान सबसे अच्छी बात जो देखने मिली, इस अतिक्रमण का किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया। ऑनलाइन ठगी एवं बैंकों से राशि आहरण हो जाने के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं, जिससे आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी तरह 21 अक्टूबर को ग्राम पंचायत बमनी निवासी अंकित आगाशे के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा लालबर्रा के खाते से सुबह 11 से 12 बजे के बीच 39,800 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। जानकारी के अनुसार बमनी निवासी अंकित अगासी को 21 अक्टूबर को सुबह नागपुर से किसी परिचित व्यक्ति के दोस्त बोल रहा हूं कहकर उसे फोन आया कि मैं आपके खाते में 10,000 रुपये डाल रहा हूं, इसलिए पहले 1 रुपये डाल रहा हूं, आप चेक कर लीजिए कि आए कि नहीं। जिसके बाद अंकित ने कहा कि आ गए हैं। इसके बाद नागपुर के व्यक्ति ने 10,000 रुपये डाल रहा हूं कर चेक करने की बात कही। जब अंकित ने अपने खाते को चेक किया तो उसके खाते में 20,000 रुपये कट गए। जिसके बाद ठगी करने वाला व्यक्ति ने कहा कि एक बार और रुपये ट्रांजेक्शन कीजिए, पूरी राशि आ जाएगी। जिसके बाद फिर 10,000 रुपये कट गए। जिसके बाद खाता धारक को अज्ञात व्यक्ति ने 9,800 रुपये डालने के लिए कहा और पूरी राशि आपके खाते में आ जाएगी कह के बोला। जिसके बाद अंकित ने खाते से 9,800 रुपये कट गए। इसी तरह ठगी व्यक्ति ने अंकित अगासी के सेंट्रल बैंक के खाते से 39,800 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। सर मुझे फ़ोन आया दोस्त का। कहाँ से आया? नागपुर से। हाँ। उन्हें बोले कि आपके खाते में पैसे डाल दे रहे 10,000 रुपये। तो 1 रुपये पहले डाले उन्हें, तो मेरे खाते में आ गया। उसके बाद 10,000 का ट्रांजेक्शन करने बोले उन्हें, तो मेरे खाते से उन्हें बोले 3 बार करो तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। फिर आखिरी बार बोले कि 9,800 रुपये का करो तो आपके खाते में पूरे रिटर्न आ जाएंगे।
तो ऐसे 39,800 रुपये कटे। तो आपने जब ट्रांजेक्शन करे तो आपके खाते में राशि आया कि आपके खाते से राशि मेरे खाते से राशि कट गई वैसे। राशि कट गई? तो इसकी जानकारी कैसे लगी आपको? मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक करा तब। तो आपके खाते से राशि 39,000 रुपये कुछ रुपए कट गए यहाँ के? हाँ 800। कौन सी बैंक में खाता है आपका? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी आप यहाँ बैंक आए तो क्या जानकारी दी? यहाँ तो खाता बंद करवा, पुलिस थाना गया था तो वो बोले थाना में पुलिस थाना बैंक जाके अपना खाता बंद करवा दीजिए और फिर वहाँ से बालाघाट चले जाइए। तो बैंक वाले से मिले आपने प्रबंधक से? तो अभी मिल रहा हूँ मैं जाके। तो क्या मांग करें? अभी मेरे को जानकारी मिली है, उसने अब FIR की कॉपी मेरे पास लाया है, लिखा है कि मेरे खाते से ऐसा, और जैसा उसने बताया है उस हिसाब से क्या है कि उसने OTP कोड या फिर कुछ भी इसकी सहमति से जो भी हुआ है लड़के की। तो सर जैसे जो राशि निकल चुकी है सर तो वापस हो पाएगी? हाँ, एक उसका हो सकता है, अगर वो FIR तो कर दिया है तो EFIR भी करना पड़ेगा उसको। EFIR? हाँ, और यहाँ आप लाकर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सर इस तरह के मामले सर ऑनलाइन की ठगी के मामले बहुत सारे आ रहे हैं सर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही करूँगा कि लोग की थिंकिंग ऐसी है कि वो सोचते हैं कि फ्री का पैसा मेरे खाते में आ जाए, ठीक है, और मैं कहीं से बहुत ज़्यादा फायदे में हो जाऊँ। दूसरी चीज़ें क्या होती है कि इन लोग क्या करते हैं, 1 रुपये या 2 रुपये जो छोटी रकम रहती है उनको पहले इसके खाते में डालते हैं कि मैं 1 रुपये का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, आप मतलब फिर 10,000 आएंगे, 20,000 आएंगे, ऐसे करके लालच देते हैं। तो क्या होता है, 1 रुपये जैसे उनका आता है हमारे अकाउंट में किसी के में, तो वो हमारी पूरी जो खाते की जानकारी है उनके पास चली जाती है ऑनलाइन, ठीक है। तो हमारा डिटेल जैसे जाता है वो पूरी चीज़ों को हैक कर लेते हैं, हमारे ATM, मोबाइल नंबर, है ना, और खाते की जानकारी, जिसके संबंध में क्या होता है फिर वो अपने तरह से उसको चलाने लगते हैं, वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, फिर आपके खाते से बार बार अब कल दिनांक को बमनी निवासी अंकित अगासे और बहरई निवासी नेतलाल ठाकरे द्वारा उनके बैंकों से कुछ अमाउंट डेबिट होने की शिकायत दी गई है। इस संबंध में संबंधित बैंक से जानकारी प्राप्त कर साइबर सेल की मदद से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस जो अकाउंट से राशि डेबिट हुई है, इससे संबंध में आम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से उनके पास कोई अननोन कॉल आता है, कोई संदिग्ध कॉल आता है तो अनावश्यक उनसे बातचीत ना करें। किसी भी प्रकार की लिंक आती है तो उसे ओपन ना करें। अपने बैंक की डिटेल, OTP, CVV नंबर शेयर ना करें। और यदि किसी प्रकार की उनके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो तत्काल संबंधित बैंक और हमें सूचित करें। वारासूली में शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाले दस्तावेज लेखक और सेवा प्रदाता अपनी बैठक व्यवस्था से काफी परेशान है। नगर के तहसील परिसर में चावड़ी ब्रिटिश शासन काल में तैयार की गई एक शेड में दस्तावेज लेखक और सेवा प्रदाता शासन की जमीनों सहित अन्य आवश्यक लिखतम के कार्य को अंजाम देते हैं, जिसमें वारासूली खैलांजी लालबरा क्षेत्र की जमीन और अन्य लिखतम दस्तावेजों की लिखापढ़ी होती है। यहाँ से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का राजस्व शासन को पहुँचाने में दस्तावेज लेखक और सेवा प्रदाता भी एक इकाई शासन को अपनी सेवाएं देते हैं, मगर इन दस्तावेज लेखक और सेवा प्रदाताओं के लिए बैठक व्यवस्था आज तक नहीं की गई। दस्तावेज लेखक और सेवा प्रदाता व हितग्राहियों ने शासन से मांग की है कि इनके इस शेड को तत्काल बनाकर तैयार किया जाए। न्यायालय में चावड़ी के नाम से विख्यात एक पुरातन शेड में अंग्रेजों के ज़माने से आज भी दस्तावेजों का लेखन कार्य किया जा रहा है। ये हमारी चावड़ी लगभग 1907 में बनी है, तो काफ़ी पुरानी हो गई है और अब देख तो रहे हो स्थिति कैसी है। ऐसा लगता है कि किसी भी दिन धराशायी हो जाएगी, और जिससे काफ़ी लोग अंदर बैठे रहते हैं, हमारे रजिस्ट्री कराने वाले, हम लोग सेवा प्रदाता लोग, हम लोगों को नुकसान हो सकता है। तो हमारी शासन प्रशासन से मांग है और प्रतिनिधि जो है यहाँ के, उन लोगों से मांग है कि इस चावड़ी को ज़्यादा अच्छा और बड़ा बनाया जाए। अभी ये जो हम लोगों के यहाँ जो शेड है, ये शेड लगभग 100 वर्ष पुराना हो चुका है और पुराना बना हुआ कबीलू वाला है और उसकी ऊंचाई भी बहुत कम है और प्रकाश वगैरह की भी समस्या है इसमें। जैसे लाइट वाइट गोल होती है तो ज़रा प्रकाश कम रहता है और भीड़ भाड़ हो जाती है तो जगह भी कम है उसमें। और पुराना होने की वजह से क्या आंधी तूफान या विपरीत मौसम में थोड़ा भय रहता है कि ये कभी गिर ना जाए, और यदि इस प्रकार से कभी कोई दुर्घटना हो गई तो
काफ़ी धन जन की हानि हो सकती है। क्या समस्या है अभी? समस्या भी ये है कि ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये सेवा प्रदाता कक्ष है। इसमें स्टाफ मेंबर और सेवा प्रदाता दोनों ही बैठ के यहाँ पे कार्य करते हैं। और करीबन ये जो बनी हुई है, जो कक्ष जो बना है, ये करीबन 100 वर्षों से भी अधिक हो चुका है। जो अभी इसकी स्थिति एकदम ही बहुत बेकार हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। जैसे हम बारिशों में यहाँ पे झिल्ली डालते हैं, वो दिख रही है पानी से रोकथाम के लिए। और बहुत छोटा हो अंदर पड़ता है। जैसे पक्षकार लोग जैसे रजिस्ट्री कराने यहाँ पे आते हैं, स्टाम्प खरीदने जो आते हैं, तो जब लोग आते हैं तो बराबर तरीके से वो बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते। एकदम बहुत ही जगह की कंडीशन है, बहुत कम जगह है वहाँ पे। दिक्कतें बहुत सारी है। जब से हमारे पूर्वज यहाँ काम करते थे तब से दिक्कत है। शेड बहुत छोटा है, हाइट कम है, बारिश में दिक्कत होती है। नीचे सारे सिस्टम नीचे फैले हुए हैं तो करंट आ जाता है नीचे। बारिश में झड़प आती है अंदर। बाहर बैठने के लिए पार्टी को व्यवस्था कुछ नहीं है। धूप में बैठते हैं या बारिश होती तो सब अंदर आते हैं। बहुत कम स्पेस है, अंदर भी कोई जगह नहीं हो पाती है। और जितनी जगह है उससे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं अंदर। बालाघाट से जिला सतना में हुई शादी कर गई एक महिला ने अपने पति, ससुर और सास के विरुद्ध दहेज में 4 व्हीलर और 5 लाख रुपए की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और दहेज की मांग पूरी न होने पर घर से निकालने का आरोप लगाया है। रुचि पांडे 28 साल द्वारा की गई रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाने में उसके पति प्रसून पांडे 35 साल, ससुर विश्वनाथ पांडे 60 साल और सास साधना पांडे 55 साल, सभी निवासी धवारी गली नंबर 5 वार्ड नंबर 33 वीणावादिनी स्कूल रघुराज नगर सतना निवासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार रुचि का मायका बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 5 बैहर चौकी का है। 5 जून 2015 में रुचि की शादी सामाजिक रीति रिवाज से प्रसून पांडे सतना निवासी के साथ हुई है। रुचि को उसके ससुराल में पति प्रसून पांडे, ससुर विश्वनाथ और सास साधना ने अच्छे से रखे। उसके बाद रुचि को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। 6 जुलाई 2021 से रुचि से दहेज में 4 व्हीलर और 5 लाख रुपए की मांग करने लगे। दहेज की मांग को लेकर रुचि को उसका पति प्रसून पांडे शराब पीकर आए दिन मारपीट करने लगा था। वर्ष 2015 से रुचि को उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते आ रहे थे। इस संबंध में बालाघाट में भी समाज की बैठक बुलाए थे, किंतु रुचि का पति प्रसून पांडे नहीं माना और समाज के सामने दहेज में 4 व्हीलर और 5 लाख रुपए देने के बाद ही रुचि को अपने साथ लेकर जाने की बात कही गई। इस पर दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट रुचि ने महिला पुलिस थाना में की थी। महिला पुलिस थाने में रुचि द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति, ससुर और सास के विरुद्ध धारा 498A, 504, 34 और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। कृषकों की पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अब मध्य प्रदेश शासन के द्वारा धान उपार्जन की तैयारी में है, जहां सोसाइटी व महिला समूह के माध्यम से धान उपार्जन का कार्य शुरू किया जाना है। लेकिन अभी ऐसे कई केंद्र हैं जहां महिला समूह से आवेदन लेने के बाद भी उन महिला समूह को धान उपार्जन के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, जिसके चलते आवेदन करने वाली महिला समूह आए दिन कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में परसवाड़ा तहसील के ग्राम बघोली से पहुंची मातृभूमि स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर बघोली सोसाइटी में धान उपार्जन का कार्य उनके समूह को दिए जाने की मांग की। मातृभूमि स्व सहायता समूह की अध्यक्ष प्रमिला हरिनखेड़े ने बताया कि उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप धान उपार्जन कार्य के लिए करीब 2 माह पूर्व समिति का आवेदन प्रस्तुत किया था। उनके अलावा अन्य गांव की महिला समूह ने भी अपने अपने आवेदन जमा किए थे, जिसको लेकर आजीविका मिशन में समूह की बैठक भी हो चुकी है। लेकिन धान उपार्जन का कार्य महिला समूह को दी जाने वाली इस प्रक्रिया में अब तक उनके समूह को धान उपार्जन के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। वहीं अन्य गांवों में महिला समूह को धान खरीदने के लिए अधिकृत किया जा चुका है, जिस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने बघोली में धान उपार्जन का कार्य मातृभूमि स्व सहायता समूह को दिए जाने की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने बीती रात नगर के वार्ड नंबर 31 सरेका काली मंदिर के पास घेराबंदी कर 11 जुआरी को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है,
जिनके पास से ताश के 52 पत्ते की 2 गड्डियां और नगद कुल 56,710 रुपए जब्त किए हैं। सभी जुआरे के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक 20 एवं 21 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 3 बजे नगर के वार्ड नंबर 31 सरीखा स्थित काली मंदिर के बाजू कुछ लोग ताश के 52 पत्तों पर रुपए पैसों का हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सरीखा वार्ड नंबर 31 काली मंदिर के पास घेराबंदी कर दबिश दी गई, जहां पर 11 जुआरी जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से ताश के 52 पत्तों की 2 गड्डी और नकदी 56,710 रुपए जब्त किए गए। गिरफ्तार 11 जुआरियों में सोनू दुबे 34 साल निवासी वार्ड नंबर 31 सरेखा बालाघाट, अक्कू ठाकुर 30 साल निवासी वार्ड नंबर 6 सरेखा बालाघाट, शेखर गुंडाने 30 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 30 सरेखा बालाघाट, मनीष डहारे 35 साल निवासी वार्ड नंबर 31 सरेखा बालाघाट, संजय मदनकर 48 साल निवासी वार्ड नंबर 31 सरेखा बालाघाट, नितिन दमाहे 23 साल वार्ड नंबर 31 सरेखा बालाघाट, अनुज खान 35 साल निवासी ग्राम हट्टा, राजकुमार वाधवानी 55 साल निवासी कंकर मुंजारे गली बालाघाट, संजय कसार उम्र 39 साल निवासी हट्टा, विजय चौहान 33 साल निवासी वार्ड नंबर 31 सरेखा बालाघाट, अजय बर्वे 24 साल वार्ड नंबर 9 आदर्श नगर कोसमी बालाघाट शामिल है, जिनके विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही करके उन्हें इस अपराध में गिरफ्तार किया गया। 21 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे लांजी तहसील के आमगांव रोड पर स्थित साडरा गांव में पेड़ की छांव के नीचे बैठे लोगों के लिए हैदराबाद से लांजी के बीच चलने वाली कृष्णा ट्रेवल्स की बस काल बन गई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने लगातार लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू किया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में घायल सभी लोगों का सिविल अस्पताल लांजी में उपचार किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों से मिल रही जानकारी के अनुसार हैदराबाद से लांजी की ओर आ रही बस कृष्णा ट्रेवल्स 21 अक्टूबर को तेज रफ्तार से लांजी की ओर आ रही थी। ग्राम साडरा चौक में अनियंत्रित होकर एक किराना दुकान के सामने पेड़ की छांव में बैठे 4 लोगों को टक्कर मारकर पेड़ पर जा रुकी। इस घटना में इसुलाल मोतिया वलथरे उम्र 65 वर्ष निवासी करंजा की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वही एक 18 वर्षीय बालिका लक्ष्मी रंदीवे एवं 2 अन्य टेकचंदकपुरे उम्र 69 वर्ष निवासी सिंगोला, नंदा लिलारे उम्र 55 वर्ष निवासी टेकेपार थाना बहेला, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इनका प्राथमिक उपचार सिविल अस्पताल लांजी में जारी है। साडरा में बस के द्वारा घटित हादसे में जहां एक व्यक्ति की मौत और 3 लोगों के घायल होने से ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिला। बस के नीचे फंसे मृतक को पहले निकाला गया एवं घायलों को बाजू में करके भीड़ ने अपना गुस्सा बस पर निकाला। बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बस के सभी कांच तोड़ दिए और बड़ी हानि करने की आशंका थी, लेकिन मौके पर लांजी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान अपने बल के साथ पहुंचकर भीड़ पर काबू पाया। बस को अपनी अभिरक्षा में लेकर पुलिस थाना लांजी पहुंचाया गया। यदि समय पर पुलिस नहीं आती तो निश्चित रूप से भीड़ बस को बड़ी क्षति पहुंचा सकते थे। संपूर्ण दुर्घटना के मामले में लांजी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने बताया कि घटना की खबर लगते ही मौका स्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को डायल 100 से अस्पताल पहुंचाया गया तथा 2 घायलों को पुलिस जीप से अस्पताल लाया गया है। मौका स्थल पर मर्ग पंचनामा कार्रवाई पूर्ण की गई है। वाहन चालक के विरुद्ध मर्ग जांच कर अपराध दर्ज किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पीजी कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के संकायों की सीट में 30% का इजाफा किया गया, जो महज 2 घंटे में ही छात्रों के द्वारा सैकड़ों आवेदन फॉर्म भरकर सीट भर ली गई। पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं के द्वारा सीट बढ़ाए जाने को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन किया गया था। वहीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी अपने स्तर पर सीट बढ़ाए जाने को लेकर कार्यवाही की गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि सीट तो बढ़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी काफी छात्र छात्राएं एडमिशन से वंचित हो गए। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत सबसे अधिक बीकॉम और बीएससी की 50 सीट बढ़ाई गई। इसके अलावा स्नातकोत्तर स्तर पर सभी संकाय में 20 सीट का इजाफा किया गया। जैसे ही छात्र छात्राओं को सीट बढ़ाए जाने की जानकारी लगी, वैसे ही वह पीजी कॉलेज एडमिशन के लिए पहुंचे और कॉलेज में कुछ ही घंटे में छात्र छात्राओं का हुजूम लग गया। वहीं कॉलेज प्रबंधन के द्वारा करीब 2 बजे मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई।
पीजी कॉलेज के नोडल अधिकारी अरविंद वासनिक ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए सीटों में छापा किया गया था। यह प्रक्रिया ऑफलाइन होनी थी, जिसकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन पीजी कॉलेज में पहले ही दिन सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। हाँ, ये द्वितीय CLC चरण है जो 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगा। तो अभी जो लास्ट डेट थी 16 तारीख फर्स्ट CLC की, उसके बाद छात्रों की मांग पर और विभिन्न हमारे जो प्रतिनिधि थे उनकी अनुशंसा के कारण उच्च शिक्षा विभाग ने सीटों में वृद्धि की है और इसकी प्रक्रिया 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक है। तो सर कितने संकाय में बढ़ाई गई है? सभी PG में 20-20 सीटों में वृद्धि की गई है तथा UG में जहां आवेदन सबसे अधिक थे, जैसे BA, BCom और BSc का एक CBZ ग्रुप होता है, उसमें 50-50 सीटों की वृद्धि की गई है। तो सर ये मेरिट अभी निकलने वाली ऐसी जानकारी लगी है? इसमें ये प्रोसेस है कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑफलाइन मोड पे छात्रों को फॉर्म भरना पड़ेगा। उन फिर आवेदनों में से हम फिर मेरिट बनाते हैं और मेरिट के आधार पर भी प्रवेश दिया जाएगा। तो सर अभी क्या स्थिति है सर? बस मेरिट लिस्ट कुछ सब्जेक्टों में जारी हो चुकी है और कुछ में अभी जारी होने वाली है। सर अभी जो आवेदन की संख्या है वो बताया जा रहा है काफ़ी अधिक है। बहुत अधिक और सीटें काफ़ी कम है सर। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? हमारे कॉलेज की क्षमता भी तो होनी चाहिए। सभी को तो प्रवेश नहीं दिया जा सकता। अच्छा, कहा जा रहा है कि छात्राओं के द्वारा कहा जा रहा है कि जो सीटें एक ही दिन में फुल हो गई, सही बात? लगभग हाँ, एक ही दिन में पूरी हो गई। आवेदन इतने अधिक मात्रा में है और सभी को यहाँ प्रवेश चाहिए, तो जिसका भी नाम आ रहा है वो छोड़ नहीं रहा है, इसलिए एक ही दिन में पूरी सीट क्लोज हो जा रही है। वहीं वाराणसी में देखिए, उन्होंने सीट वृद्धि किया था, उसके बावजूद भी अभी वहाँ 20 से 30 प्रत्येक PG कोर्सेज में सीट रखते हैं।